हेलो एस्पायरेंट। हम आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपके प्रिपरेशन को और तेज़ी से करने के लिए आज के वीडियो में हम 30 कदम के सीरीज़ में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट मोस्ट एमपी 30 क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता, ओवर डिपेंडेंस ऑन नेचर। बी उत्पादकता का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। सी फसलों की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स। और डी बोल रहा है बड़े खेतों का प्रभुत्व, प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फॉर्म्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारतीय कृषि है, यहाँ पर जितने भी किसान हैं, अगर हम उनको औसतन रूप से देखें तो उनके पास बड़े आकार के खेत मौजूद नहीं है ना। तो बड़े खेतों का प्रभुत्व भारतीय कृषि की विशेषता में नहीं आता। इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच रीजन इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का अन्न भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत से संबंधित ही आपको 4 ऑप्शन भी दिख रहा है आपको। पहला ऑप्शन ए बोल रहा है मद्रास, बी थांजावुर, सी कन्याकुमारी और डी कोरोमंडल तट। बेसिकली ये चारों जो एरिया हैं तमिलनाडु के आसपास बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया है वो थांजावुर जो शहर है उसे और उसके आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन संभव है और होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन सदर्न इंडिया द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। वापस से आपको दिख रहा है कि केरल तट हो गया, तमिलनाडु तट दिख रहा है, सी तेलंगाना और डी विदर्भ को वो कह रहा है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे कृषि उत्पादकता वाला उच्च उत्पादकता वाला जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु तट का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वेट फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन। नम खेती कहाँ की जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जो दिख रहा है वो राज्य के नाम दिख रहे हैं आपको, और किस राज्यों में नम खेती की जाती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में बंगाल, बी तमिलनाडु, सी पंजाब और डी असम दिख रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो उत्तर पूर्वी राज्य है हमारा असम, वहाँ पर काफ़ी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो नम खेती की जो है आपके असम वाले क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5 बोल रहा है, द रिचेस्ट स्टेट इज इन रिप्लेनिसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इज। पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधनों में सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है। जिसमें आपको ऑप्शन में दिख रहा है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसमें उत्तर प्रदेश जो हो जा रहा है वो भूजल संसाधनों को हम पुनः पूर्ति योग्य बना करके उपयोग में लाने के लिए वहाँ पर इस प्रकार से कार्य किया जाता है। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर जो गंगा नदी का जो मैदान है उसमें वहाँ यहाँ पर अधिक मात्रा में आपका उत्पादन भी होता है अन्नों का। ठीक है, तो जितने भी क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन भी वहाँ पॉसिबल है। आप पाते हैं कि वहाँ पर एलुवियल सॉइल जो जलोढ़ मिट्टी है वो भी वहाँ पर पाई जाती है, जिसमें अधिक उत्पादकता संभव हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस स्टेटमेंट जो ये कथन दिया हुआ है उसमें से ये गलत जो कथन है उसका चयन करना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर गलत कथन की बात कर रहा है। तो भारत में मुख्य फसल मौसमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन कौन से कथन गलत हैं। पहला बोल रहा है, द टर्म खरीफ एंड रबी ओरिजिनेट फ्रॉम अरबिक लैंग्वेज वेयर खरीफ मीन्स ऑटमन एंड रबी मीन्स स्प्रिंग। खरीफ और रबी शब्द अरबी भाषा से उत्पन्न हुए हैं, जहाँ खरीफ का अर्थ शरद ऋतु और रबी का अर्थ होता है बसंत। तो बिल्कुल ये सही है स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट बोल रहा है, खरीफ क्रॉप्स नीड कोल्ड वेदर फॉर ग्रोथ एंड नीड लेस वाटर। खरीफ फसलों को बढ़ने के लिए ठंडे मौसम और कम पानी की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। खरीफ के लिए हमें आमतौर पर अधिक पानी, ठीक है, और साथ ही साथ अधिक पानी की और मतलब कि बेसिकली थोड़ी गर्म तापमान की आवश्यकता रहती है। तो जो कि आपका स्टेटमेंट नंबर जो 2 हो जा रहा है वो यहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक है,
अगला स्टेटमेंट बोल रहा है रबी क्रॉप्स जनरली रिक्वायर मोर वाटर एंड आर कॉल्ड मॉनसून क्रॉप। तो ये जो बात बोल रहा है कि जो रबी फसलें हैं आमतौर पर अधिक पानी की आवश्यकता होती है और उन्हें मानसून फसलें कहा जाता है। ये बेसिकली खरीफ क्रॉप को कहा जाता है ना, खरीफ की फसलों को। तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। अगला स्टेटमेंट जो बोल रहा है आपका, वो बोल रहा है जायद को लेकर के, जायद फसलों को लेकर के, कि ये जो जायद फसलें हैं गर्मियों के महीने के दौरान होने वाली छोटी फसल का मौसम है और इस मौसम में ज़्यादातर मौसमी फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। बिल्कुल सही है कि जायद की फसलें इस समय आपकी उगाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आपने देखा कि यहाँ पर गलत जो कथन है उसको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप कोड का चयन करने वाले हैं, ठीक है, तो वो हो जा रहा है आपका ऑप्शन ए बोल रहा है 1 एंड 2, ऑप्शन बी बोल रहा है 1 एंड 4, ऑप्शन सी बोल रहा है 3 एंड 4, ऑप्शन डी बोल रहा है 2 एंड 3। तो यहाँ पर आपका जो गलत आपके स्टेटमेंट है वो 2 एंड 3 हमको जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 3। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन विच मंथ इज द रबी क्रॉप सोन। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है। तो एग्रीकल्चर में जब क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो उसमें खरीफ की फसलें, रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, इनके बोने का समय और कटाई का समय, इस पर भी आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और अगर वो सिंगल लाइन ना हो करके आज की डेट में अब जो जिस तरीके से CGPSC और अन्य जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर कुछ प्रश्न आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट दिख रहे हैं तो बिल्कुल उसकी जानकारी आपको, जहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा वहाँ पर आपके उपयोग में आएंगे। ठीक है, तो रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिख रहा है मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर और जनवरी फरवरी। तो जैसे इसके पहले प्रश्न में भी आपने देखा जो रबी की फसल होती है उसे हम मानसून फसल बोलते हैं ना। तो मानसून का आना जून और जुलाई के समय का होता है, लेकिन जैसे आने के समय, और यहाँ पर अपन को बोल रहा है कि किस महीने में जनरली फिर बोई जाती है, तो बेसिकली उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इसे हम अक्टूबर नवंबर के महीने में वो खरीफ की फसल हो जा रही है जनरली, जो मानसून फसलें कहला रही हैं, है ना। और जो रबी की फसल है वो ठंड के मौसम में रहती हैं और ठंड के मौसम की शुरुआत जनरली आप अक्टूबर नवंबर में देखते हैं। तो यहाँ पर बोने का समय इनका हो जाता है रबी की फसल का अक्टूबर नवंबर। उसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी कटाई करने का समय कब होता है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आते हैं। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कंसिडर दी फॉलोइंग क्रॉप्स। निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है हमें। फसल जो दी हुई है वो है कपास, मूंगफली, चावल और गेहूं, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस एंड व्हीट। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, इनमें से खरीफ की फसलें कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जो आपका गेहूं है वो आपका रबी की फसल हो जा रहा है ना। तो जो जहाँ जहाँ आपको 4 दिया है उसको तो आप प्रॉपर आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बच रहा है आपको एक पहला कपास, दूसरा मूंगफली और तीसरा चावल। जिसमें से आपका मूंगफली और चावल बिल्कुल ये रबी की फसल है और जो कपास है उसे भी आप रबी की फसल में लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1, 2 और 3, कपास, चावल और आपका मूंगफली, ये तीनों आपकी खरीफ की फसलें हो जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन इज नेसेसरी फॉर गुड कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। तो अब जो भी मुख्य हमारी फसलें हैं, है ना, तो मुख्य फसलों में गेहूं, चावल, इनकी और साथ ही साथ जो भी अन्य फसलें हैं उनको आपके जो परिस्थितियां हैं कि किन परिस्थितियों में जो इनका जो उत्पादन है वो बेहतर होता है ना, उसके बारे में प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। वैसे ही यहाँ पर आपके गेहूं से पूछा जा रहा है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। तो कौन कौन से नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर द गुड कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। फर्स्ट बोल रहा है ए कि मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। बी बोल रहा है उच्च तापमान और भारी वर्षा, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। सी बोल रहा है उच्च तापमान और मध्यम वर्षा, हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। और डी बोल रहा है कम तापमान और कम वर्षा, लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। तो व्हीट जो है जनरली वो आपका
मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, मध्यम तापमान, क्योंकि जो कम तापमान होता है वो हम लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे की जब हम बात करें तो उसे हम कम तापमान के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका उत्पादन के लिए रहता है वो बेहतर रहता है आपको 10 से लेकर के 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान रहे, जिसे हम मध्यम तापमान के अंतर्गत रखते हैं। तो मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा ये जो है वो गेहूं की अच्छी खेती के लिए एक आवश्यक परिस्थितियां मानी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड ऑन दी बेसिस ऑफ क्रॉप। फसलों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। तो मतलब यहाँ जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है उसमें से 3 जो है वो एक समान परिस्थितियों में उगाए जाते हैं, बोए जा रहे हैं, उनका उत्पादन किया जा रहा है, और इनमें से एक कोई ऐसा है जिसका जो उत्पादन करने का जो समय है और जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न हैं, अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिख रहा है वो हो जा रहा है धान, ज्वार, मक्का और गेहूं। ठीक है, जिसमें से आपका देखा जाए तो ये जो आपका गेहूं है वो जो बाकी जो 3 है उससे भिन्न हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा विषम है, अलग है, तो वो हो जा रहा है आपका गेहूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। भारत में फसलों की निम्नलिखित उच्च उपज देने वाली किस्मों पर विचार करना है। कुछ किस्मों के नाम दिए हैं, अर्जुन, जया, पद्मा और सोनालिका। इनमें से पूछा जा रहा है कि गेहूं कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो आपका गेहूं है वो अर्जुन और सोनालिका है ना। तो अर्जुन और सोनालिका के अलावा भी कई प्रकार के आप गेहूं जैसे सरबती, इस प्रकार से अन्य कई प्रकार के गेहूं के नाम आपको उनके प्रकार पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ कई करंट में अगर कुछ नई प्रजाति की अगर खोज की जा रही है, नई किस्मों की खोज की जा रही है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उस पर आधारित प्रश्न आपको देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पूरे वर्ष भर उगाई जाती है। इसमें आपको दिख रहा है कि ए बोल रहा है ब्लैक ग्राम, काला चना। ठीक है, बी बोल रहा है मस्टर्ड, सरसों, सी वीट, गेहूं, और डी मेज मीन्स मक्का। तो जो पूरे वर्ष भर उगाई जाने वाली फसल हो सकती है वो है आपका ए ऑप्शन में काला चना दिख रहा है, जैसे मस्टर्ड, वीट और मेज में। तो जो मक्का है आपका वो हम वर्ष भर क्या कर सकते हैं, इसको उगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशम का घटक है। तो प्राकृतिक रेशम में क्या कौन सा तत्व पाया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है पोटेशियम, मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन और डी फास्फोरस। जो आपका नाइट्रोजन है वो आपका जो प्राकृतिक रेशम है उसमें पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन आर। तो यहाँ पर स्थानांतरित खेती के कुछ मुख्य विशेषताओं पर आपको कथन दिया गया है, उस पर आपको विचार करना, और विचार करने के माध्यम से आपको देखना है कि कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता आपकी स्थानांतरित खेती की है। पहला बोल रहा है हाथ से किए जाने वाले श्रम पर अत्यधिक निर्भरता, हाई डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर। सेकेंड बोल रहा है प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड बोल रहा है खराब मिट्टी का प्रतिभूमि के माध्यम से उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ पुअर सॉइल्स थ्रू फैलोइंग। और फोर्थ बोल रहा है आपका रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्थानांतरित कृषि रहती है उसमें हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते, या बहुत ही कम होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी जो 1, 2 और 3 में जो दिए गए आपके स्टेटमेंट हैं, जो विशेषताएं हैं, वो स्थानांतरित कृषि को उल्लेख कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। डबल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन एरियाज हैविंग। दोहरी फसल उगाना उन क्षेत्रों में आम बात है जहां, ठीक है, डबल क्रॉपिंग करना। तो दोहरी फसल के लिए दिया गया है कि जहां पर आपका बहुत अधिक वर्षा होती हो, अ लॉट ऑफ रेनफॉल। सेकंड बोल रहा है अच्छी सिंचाई सुविधा होती हो, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज। थर्ड बोल रहा है लंबी वृद्धि अवधि होती है ना, अ लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड की जो
जो जो बोने और काटने के बीच का जो समय है, ठीक है, तो पकने का समय आप बोल सकते हैं, वो लंबी अवधि वाला हो। और चौथा बोल रहा है जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल। तो बिल्कुल जो डबल क्रॉपिंग है वो आपका अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक अच्छी सिंचाई और साथ ही साथ लंबी वृद्धि अवधि वाले अगर ऐसे जो फसल हैं वहाँ पर हम डबल क्रॉपिंग को मेथड को, तकनीक को, पद्धति को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी या एक कोई भी विशेष प्रकार की मिट्टी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। सारी मिट्टियों में कुछ ना कुछ पोषक तत्व होते हैं, है ना, मुख्य पोषक तत्व, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि उनको में अगर हमको जल की उपलब्धता हो तो हम बिल्कुल सब में सभी प्रकार की मृदा में फसलों को उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1, 2 एंड 3 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंडीशंस फेवरेबल फॉर टी कल्टीवेशन। जैसे अभी हमने कुछ मुख्य फसल को देखा, गेहूं इत्यादि को, उसी प्रकार से यहाँ पर चाय के बारे में पूछ रहा है कि चाय की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं। पहला बोल रहा है गर्म तापमान, वार्म टेम्परेचर। दूसरा बोल रहा है अधिक वर्षा, हाई रेनफॉल। तीसरा बोल रहा है अधिक ऊंचाई, हाई ऑल्टीट्यूड। और चौथा बोल रहा है स्लोपिंग लैंड, ढलान वाली भूमि। तो बेसिकली यहाँ पर चाय की खेती के लिए थोड़ी तापमान अधिक होना चाहिए, अधिक मतलब कि मॉडरेट से थोड़ी से अधिक, है ना, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए और साथ ही साथ ढलान वाली भूमि होना चाहिए। 1, 2 एंड 4 अधिक ऊंचाई, ये इसके लिए एकदम कंपल्सरी कंडीशंस नहीं है। तो यहाँ पर आपका 1, 2 एंड 4 है ना, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, गर्म तापमान, अधिक वर्षा और ढलान वाली भूमि, ये आपकी चाय की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हाट इज द चीफ कॉज ऑफ लो यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। भारत में फसलों की कम पैदावार का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर आप कुछ प्रश्न जो देख रहे हैं वो बिल्कुल आपके जो जब हम इस एग्रीकल्चर टॉपिक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो समझ बनती है उस पर आधारित काफ़ी सारे प्रश्न दिख रहे हैं आपको। क्यों डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि सारी बुक में एक ही साथ किसी भी चीज़ की विशेषताएं या सारी चीज़ें परिस्थितियां का पूरा उल्लेख हो। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ के साथ भी आप कई सारे प्रश्नों का हल आराम से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इस क्वेश्चन में है 17 में, यहाँ पर कम पैदावार का मुख्य कारण पूछा जा रहा है। जैसे पहला बोल रहा है कि जोतों का छोटा आकार होना, दूसरा बोल रहा है स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, सेकंड बोल रहा है खेतों की पारंपरिक तरीके का प्रयोग में लाना, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। तीसरा बोल रहा है किसानों में व्यापक निरक्षरता, मास लिटरेसी एमंग फार्मर्स। और चौथा बोल रहा है खेती के मशीनीकरण का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देखेंगे कि जो पहला, दूसरा और चौथा हो जा रहा है खेती के मशीनीकरण का निम्न स्तर, ये 3 कारण हो जा रहे हैं कि भारत में जो पैदावार है, फसलों का पैदावार है, वो काफ़ी कम है ना, अपेक्षाकृत अन्य देशों से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किसानों में व्यापक निरक्षरता, मास इलिटरेसी एमंग फार्मर्स, ये एक फैक्टर नहीं हो सकता कि अगर वहाँ पर किसी भी फसल के कम पैदावार का। ठीक है, जागरूकता एक अलग चीज़ होती है कि जागरूकता कहने का मतलब है कि अवेयरनेस, और हम देखेंगे कि जो भी किसान है वो अपने क्षेत्र के बारे में और अपने जो फसल उनको उत्पादन करना है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं। और बाकी उनकी जागरूकता को और बढ़ाने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जाता है। ठीक है, जिसका संबंध उनकी निरक्षरता से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 4 जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 जो है वो इसमें आपको सूची सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। फसलों को उनके लिए आवश्यक मिट्टी से मिलाएं तथा तदनुसार सही विकल्प का चयन करें। तो पहली सूची में आपको फर्स्ट आपको जो यहाँ दिख रहा है उसमें फसल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको दिया है कि इनके उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी जो आवश्यक है उनके उत्पादन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फसल में चाय, बाजरा, चावल और काफ़ी दिया हुआ है। इसमें आपको आवश्यक मिट्टी जो दी हुई है, तो देखिए सबसे पहला जैसे दिख रहा है आपको चिकनी उप मृदा के साथ जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल विथ क्लेई सब सॉइल। तो ये आपके लिए
टी, मिलेट और कॉफ़ी के अलावा जो आपको जैसे दिख रहा है चावल, जो प्रमुख फसल है उसके लिए जरूरी रहेगी। ठीक है, एलुवियल सॉइल C1। ठीक है, C1 आपको तीन ऑप्शन में दिख रहा है, A, C एंड D। ठीक है, आप जैसे देखते हैं कि जो मिलेट्स बाजरा है ना, कोदो कुटकी भी बोला जाता है, इसके लिए आपको कम उपजाऊ वाली और रेतीली मिट्टी पर्याप्त है इनके उत्पादन करने के लिए। तो हमको जो आवश्यक रहेगी वो कम उपजाऊ वाली मिट्टी में भी हम बाजरा का उत्पादन, मिलेट्स का कर सकते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, तो बी आपका 3 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर अब 2 में दिख रहा है, B3 A एंड B में, और C1 हमने जैसे अभी देखा, तो यहाँ पर अब आपको देखेंगे तो यहाँ पर तो B3 और C1 आपका A में ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है। करेक्ट आंसर तक तो हम पहुंच चुके हैं, है ना। पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका चाय है वो अभी जैसे हमने देखा, चाय के लिए जड़ोन मिट्टी वाली पहाड़ी ढलाने, है ना, तो ढलान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन बोल सकते हैं, है ना, आवश्यक परिस्थिति जिसमें चाय का उत्पादन हम कर पाएंगे। उसी प्रकार से आपका जो दिया हुआ है कॉफ़ी के लिए जो है अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता रहती है इनके उत्पादन के लिए। ठीक है, इस प्रकार से जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है जो कॉम्बिनेशन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है, फसल और उनके लिए आवश्यक मिट्टी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें मोनोकल्चर की बात करें। मोनोकल्चर इज ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन में दिख रहा है आपको, व्यावसायिक अनाज की खेती के लिए, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। बी बोल रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित खेती के लिए। सी बोल रहा है सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह खेती के लिए। और डी बोल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के लिए। तो ये आपका जो मोनोकल्चर है वो व्यावसायिक अनाज के लिए, उत्पादन के लिए, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए में हम मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली अंडर सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो यहाँ पर निर्वाह खेती के बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें ज़्यादातर निर्वाह खेती के अंतर्गत उगाई जाती हैं? तो आप जब हम खेती की जो या कृषि का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें आपका खेती के प्रकार हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ पर ये सबसिस्टेंस फार्मिंग को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निर्वाह खेती जिसमें के अंतर्गत किन फसलों को उगाया जाता है, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन बोल रहा है पहला कि मिलेट्स एंड राइस, बाजरा और चावल। बी बोल रहा है कॉटन एंड टोबैको, कपास और तंबाकू। सी टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी। और डी बोल रहा है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो निर्वाह जो खेती है, नाम से समझ में आ रहा है कि अपने जीवन निर्वाह को करने के लिए, मतलब जो हमें आवश्यकता है उसके लिए अगर कोई किसान या कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो उसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में बाजरा और चावल, इसकी प्रमुख रूप से खेती की जाती है ताकि वो अपने और अपने परिवार के पेट का भरण कर सकें। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में, जिसमें आपको 2 कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इन विच कॉलम 1 में आपको कुछ फसलों के नाम दिख रहे हैं आपको, और कॉलम 2 में तापमान दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर तापमान में जैसे दिख रहा है आपको कि मतलब आपका जो कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है फसलें, जिसमें चावल, चाय, कपास और कॉफ़ी दिया हुआ है। और दूसरे में जो तापमान दिख रहा है वो तापमान की उनके उत्पादन के लिए कौन सा तापमान सही रहेगा, है ना, या बेहतर रहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका चावल है वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में इनका उत्पादन सही रहता है। ठीक है, तो A2 हो सकता है हमारा। चाय जो है उसके लिए आपको थोड़ी उच्च तापमान की आवश्यकता है, जो कि 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है आपको। सी जो कपास दिख रहा है हमें, उसके लिए हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और जो कॉफ़ी है वो थोड़ी कम या ठंडे स्थान में, जो कि आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है आपको कॉलम 2 में। यहाँ पर A2 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी चाय जो है वो आपका 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कपास है वो आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और कॉफ़ी जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि आपका ऑप्शन सी में ऐसा मैचिंग हमको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट
जो क्रॉप्स हैं वो उनसे जो रेलेवेंट जो टेम्परेचर्स हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज ऑफ पर कैपिटा होल्डिंग ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया। भारत में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि में कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ठीक है, प्रति व्यक्ति खेती के लिए कौन जिम्मेदार है कमी के लिए? तो पहला बोल रहा है प्रति व्यक्ति आय कम होना, लो पर कैपिटा इनकम। ओके, बिल्कुल ठीक है। सेकंड बोल रहा है आपको जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। थर्ड बोल रहा है उत्तराधिकारी यों के बीच भूमि का समान रूप से विभाजित करने की प्रथा। और चौथा बोल रहा है जुताई की पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करना, यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ प्लोइंग। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो दूसरा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय का कम होना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना और साथ ही साथ उत्तराधिकारियों के बीच भूमि को समान रूप से विभाजित करना, ये दो महत्वपूर्ण कारक हो जा रहे हैं क्योंकि प्रति व्यक्ति खेती में हमको जो आय कम हो मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी 2 और 3 में दिख रहा है, करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? कारक दिए हुए हैं, जैसे पहला कारक बोल रहा है प्रति एकड़ गन्ने का उच्च उत्पादन होना, हाई पर एकड़ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। सेकंड बोला है गन्ने में सुक्रोज की उच्च मात्रा होना, हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन। थर्ड बोल रहा है कम श्रम लागत, लोअर लेबर कॉस्ट। और फोर्थ बोल रहा है लंबी पेराई अवधि, लॉन्गर क्रसिंग पीरियड। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में आपका उत्पादन जो है चीनी का उत्पादन वो अधिक आपका प्रति एकड़ गन्ने का उच्च उत्पादन होने के कारण गन्ने में सुक्रोज की उच्च मात्रा और लंबी पेराई अवधि का होना वहाँ पर कारक हो जा रहा है, जिसके कारण साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में गन्ने का उत्पादन अधिक हो पा रहा है ना। और जो कम श्रम लागत है, तो जो चाहे वो उत्तर भारत हो चाहे मध्य भारत, दोनों जगह में लगभग जो श्रम लागत है वो बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, इससे हम थर्ड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कंसिडर हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बोला द स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। भारत के एक राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आपको कुछ विशेषताएं दी हुई है और पूछा जा रहा है कि ये जो विशेषताएं हैं किस राज्य को बता रही है। तो यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं दिया है? पहला विशेषता दे रहा है कि इसकी उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, इट्स नदर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड। ओके, दूसरा बोल रहा है इसका मध्य भाग कपास पैदा करता है, इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन। बेसिकली एरिड और सेमी एरिड वाला जो एरिया है वो हमारा राजस्थान गुजरात वाला स्टेट होता है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में हमारे पास राजस्थान गुजरात जैसा स्टेट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश भी ऐसा राज्य है जिसका जो उत्तरी भाग है उस वहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क भाग मौजूद है। ठीक है, तो अभी हम और आगे स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे तीसरा स्टेटमेंट, हाँ सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इसका मध्य भाग कपास पैदा करता है। तो बिल्कुल कपास पैदा करने वाले राज्यों में मुख्य रूप से हमारा गुजरात हो जा रहा है। तो हम यहाँ तक में दो स्टेटमेंट से भी हम प्रश्न के उत्तर तक पहुँच सकते हैं। तीसरा फिर भी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती प्रमुख है। तो बिल्कुल चाहे वो कपास हो और या फिर जैसे गन्ना हो जिसके लिए काली मृदा उपयुक्त रहती है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर अब इस थर्ड स्टेटमेंट के बाद हम बिल्कुल कंफर्म हो सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी में जो गुजरात जो राज्य का नाम दिख रहा है वो ही है जो ये ऊपर उपरोक्त जो आपकी विशेषताएं दी हुई हैं उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, इसलिए इस तरीके से आप हर राज्य में अगर वहाँ की जो भी प्रमुख फसलें हैं उस पर हमको ध्यान रखना चाहिए, उसको याद रखना है हमें, और उस पर आधारित प्रश्न बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज़ द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्किड्स विथ मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैन डेवलप एंड एक्सपोर्ट
ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन दिस फील्ड। ओके, तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऑर्किड की विशाल किस्मों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां हैं, जिसमें उत्पादन की लागत न्यूनतम है और जो इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो ऐसा ही एक प्रबल राज्य हो जाएगा जहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन इस प्रकार से है, वो हमारा एक उत्तर पूर्वी राज्य हो जा रहा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जहाँ जो ये सारी विशेषताओं को बता भी रहा है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी संभावना है ऑर्किड के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर गोवा, यूपी, एमपी ये ऐसे राज्य नहीं है। जो राज्य है वो हो जा रहा है हमारा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बोल रहा है व्हाट इज मिक्स फार्मिंग? मिश्रित खेती क्या है या मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन में दे रहा है पहला कि योजनाबद्ध तरीके से कई फसलें उगाना, ग्रोइंग ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन अ प्लान्ड वे। दूसरा बोल रहा है बी रबी के साथ साथ खरीफ की फसलें उगाना, ग्रोइंग रबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप्स। सी बोल रहा है कई फसलें उगाना और पशुपालन करना, ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड ऑल्सो एनिमल रियरिंग ऑफ एनिमल्स। और डी बोल रहा है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल, फलों के साथ साथ सब्जियां उगाना। तो जो मिश्रित खेती होती है ये इस प्रकार की खेती की पद्धति है जिसमें हम फसलों के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो मिश्रित खेती है, मिक्स फार्मिंग है, तो ऑप्शन सी ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड ऑल्सो एनिमल रियरिंग विद इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मिलेट? निम्नलिखित में से किसे बाजरा की श्रेणी में रखा गया है? तो मिलेट्स, कोदो, कुटकी और ये बाजरा जो मतलब कि ऐसे आपके कुछ फसलें हैं जिसके लिए हमें बहुत उच्च श्रेणी, उच्च गुणवत्ता वाली मृदा की आवश्यकता भी नहीं होती और ना ही हमें इनको उगाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है ना। ये ऐसी फसलें हैं। ठीक है, यहाँ पर बाजरा जो हो जा रहा है जो आपका, तो इसके लिए निम्नलिखित में से किसे बाजरा की श्रेणी में रखा गया है? तो गेहूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में आपको सरगम ज्वार दिख रहा है, ऑप्शन सी में चावल और डी में मक्का दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ज्वार है सरगम वो आपका मिलेट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर इज और आर करेक्ट? भारतीय कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन कौन सा कथन बोला है? तो पहला कथन बोला है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फसली क्षेत्र है, इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रॉप्ड एरिया। ओके, सेकेंड बोल रहा है फसल पैटर्न में अनाज की फसल का प्रभुत्व है, क्रॉपिंग पैटर्न इज डोमिनेटेड बाय सीरियल क्रॉप्स। ये भी ठीक है, जो मुख्य फसल है उसका प्रभुत्व ज़्यादा अधिक है, मतलब कि हम उसका उत्पादन अधिक करते हैं। तीसरा बोल रहा है भारतीय कृषि जोत का औसत आकार कई कृषि कार्यों के लिए बहुत छोटा है, द एवरेज साइज ऑफ एन इंडियन फार्म होल्डिंग इज टू स्मॉल फॉर सेवरल एग्रीकल्चर। आपको देखना है करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर्स मतलब कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के, विशेषताओं को लेकर के, जिसमें हम तीनों को देखते हैं कि जो भारत है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा फसली क्षेत्र है, फसल पैटर्न में अनाज की जो फसलें हैं आपका जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, वो सब सर्वाधिक उत्पादन उसका किया जाता है। और तीसरा बोल दे रहा है कि कृषि जोत का जो औसत आकार है वो कई कृषि कार्यों के लिए बहुत छोटा है, कृषि मतलब कि जो जोत का आकार है वो काफ़ी कम है, छोटा है। तो बिल्कुल ये तीनों विशेषताएं हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी 1 2 3 करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 बोला है जनरली स्टैंडर्ड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आर डिजाइंड टू एनकरेज द यूज ऑफ, आमतौर पर जैविक खेती। तो यहाँ पर आप अभी जो खेती करने की अलग अलग पद्धति हो रही है, मेथड्स यूज कर रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसका प्रचलन काफ़ी अधिक या अपनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जैविक खेती में मानक निम्नलिखित के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पहला बोल रहा है आपको कि मानव निर्मित पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए, बी बोल रहा है आर्टिफिशियल सब्सटेंस कृत्रिम पदार्थ, सी बोल रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्सटेंस अनुवांशिक रूप से संशोधित पदार्थ का, और डी बोल रहा है नेचुरल सब्सटेंसेस प्राकृतिक पदार्थ का। तो ये जो आपकी जैविक खेती है वो हम उसमें प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग के माध्यम से जब हम खेती का कार्य करेंगे उसे हम जैविक खेती का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राकृतिक पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हो जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें एक किस्म की बात किया है जिसका नाम दिया है पूसा सिंधु गंगा। ये पूसा सिंधु गंगा किसकी वैरायटी है? इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? इसमें आपको क्रॉप्स के नाम दिए हैं ऑप्शन में, वीट,
पैडी, लेंटिल और ग्राम, गेहूँ, धान, मसूर और चना। तो यहाँ पर जो आपका पूसा सिंधु गंगा है वो गेहूँ का ही एक प्रकार है ना, एक किस्म है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपको जिसकी जानकारी है आप उनको बिल्कुल याद रखेंगे, और जो आपको जानकारी में नहीं है उसको आप नोट डाउन करके वापस एग्ज़ाम के पहले एक बार रिवीजन ज़रूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।